इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर की जो फोर्थ यूनिट है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कार्बधात्विक रसायन। वे यौगिक जिनमें कार्बन धातु बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु के बीच में डायरेक्ट बंध पाया जाता है, जैसे ये मेटल है और ये कार्बन है। यदि धातु के और कार्बन के बीच में सीधा बंध पाया जाता है तो उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बधात्विक यौगिकों के बनाने, संरचना, बंधन, संश्लेषण एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम कार्बधात्विक रसायन कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिएगा मैथिल लिथियम है, टेट्रा एथिल सिलेन है, डाई एथिल जिंक है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। कार्बधात्विक यौगिक वे यौगिक है जिनमें कम से कम एक कार्बनिक समूह कार्बनिक के माध्यम से सीधे धातु परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बनिक समूह हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है अथवा उसका व्युत्पन्न भी हो सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है। जैसे डाईएथिल जिंक, ये एक कार्बधात्विक यौगिक है क्योंकि इसमें दो एथिल समूह हैं और यहाँ पर एथिल के कार्बन और जिंक के बीच में डायरेक्ट बंधन है, तो ये कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। कार्बधात्विक यौगिक का मतलब होता है डायरेक्ट कार्बन धातु से जुड़ा हो। परंतु यदि हम डाईएथॉक्सी जिंक में देखा जाए तो ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। हालांकि एथॉक्सी समूह कार्बनिक समूह है और ये धातु है, लेकिन ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर एथिल समूह और जिंक के बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है, इसलिए कार्बन डायरेक्ट जिंक से जुड़ा नहीं होगा, उनके बीच में ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है, अतः ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। इसके अलावा ये जो यौगिक है जिसमें टाइटेनियम के साथ एक तो फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, 3 एथॉक्सी समूह जुड़े हुए हैं। यदि इधर के समूह जोड़ देखें तो टाइटेनियम और एथिल के बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट बंधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेनिल समूह टाइटेनियम के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अतः इसमें एक जो बंध है वो कार्बन और धातु के बीच में है, अतः ये कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है या ये कार्बधात्विक यौगिकों की श्रेणी में आएगा। कार्बधात्विक यौगिकों में धातु का मतलब केवल मेटल से नहीं है, केवल धातु से नहीं है। कार्बधात्विक यौगिक में धातु का तात्पर्य उन सभी तत्वों से है जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम हो, अर्थात जिनकी विद्युत ऋणता 2.5 से कम हो, या हम कह सकते हैं ऐसे तत्व जो कार्बन से अधिक धन विद्युती हो। यदि वो कार्बन के साथ डायरेक्ट बंध बनाते हैं तो वो कार्बधात्विक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। यह देखिएगा बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फास्फोरस आदि सभी तत्व अधातु है, लेकिन यदि इन तत्वों के साथ कार्बनिक समूह जोड़ दिया जाए, कार्बन बंध बना दिया जाए, तो ये कार्बधात्विक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं, चूंकि इनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम है। जैसे उदाहरण से देखिएगा आप, टेट्रामेथिल सिलेन है, ट्राईमेथिल फास्फोरस है। यहाँ पर सिलिकॉन और फास्फोरस अधातु होने के बावजूद भी ये कार्बधात्विक यौगिक होते हैं। यदि परिभाषा के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि धातु और कार्बन के बीच में बंध है तो वो कार्बधात्विक यौगिक होंगे, लेकिन कुछ यौगिक है जैसे धातु साइनाइड है, सोडियम साइनाइड जैसे एक उदाहरण ले लिया जाए, धातु साइनाइड है, कार्बाइड है, कार्बोनिल जैसे यौगिक है जिनमें धातु कार्बन बंध तो पाया जाता है, लेकिन कार्बनिक समूह अनुपस्थित होने के कारण उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक नहीं मानते। लेकिन जो कार्बोनिल यौगिक है जिसमें धातु के साथ CO समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, उनको हम कार्बधात्विक यौगिकों की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि उनके बहुत से गुण ऐसे हैं जो कार्बधात्विक यौगिकों के बराबर है। जैसे उनकी वाष्पशीलता है, विलेयता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति आदि कई गुण
कार्बधात्विक यौगिकों के समान होने के कारण धातु कार्बोनिल यौगिकों को हम कार्बधात्विक यौगिकों की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण। यदि इनका नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो इसके कुछ नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। पहला नियम यह है कि कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण करते समय पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है, फिर धातु का नाम लिखा जाएगा। पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण से देखिएगा, ये मेथिल लिथियम है, मेथिल कार्बनिक समूह है, ये धातु है, तो पहले हम कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे फिर धातु का। तो मेथिल लिथियम, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल लिथियम। ये फेनिल, ये लिथियम, तो फेनिल लिथियम। इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह हो तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्वलग्न लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा आप, जिंक है, जिंक के साथ दो एथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, डाई शब्द लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक हो गया। चार एथिल समूह सिलिकॉन के साथ जुड़े हुए हैं, तो टेट्रा एथिल सिलेन कहलाएगा ये। अगला पॉइंट है, यदि एक से अधिक प्रकार के एल्किल अथवा एरिल समूह हो तो उनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। माना कि किसी धातु के साथ कई प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हो तो उनको अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। जैसे देखिएगा, इस यौगिक में जिंक के साथ एथिल भी जुड़ा हुआ है, मेथिल भी जुड़ा हुआ है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले एथिल आएगा, फिर मेथिल आएगा, और उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल जिंक। इसी तरीके से इस मैग्नीशियम के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है, फेनिल जुड़ा हुआ है, चूँकि मेथिल पहले आता है तो मेथिल फेनिल मैग्नीशियम नाम हो जाएगा इसका, मेथिल फेनिल मैग्नीशियम हो जाता है। यदि एल्किल अथवा एरिल समूहों में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान के नियम अनुसार पहले उनकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही एल्किल या एरिल समूह के नाम में डाई, ट्राई आदि पूर्वलग्न हो तो कार्बनिक समूहों की संख्या बताने के लिए बिस, ट्रिस आदि पूर्वलग्नों का प्रयोग करते हैं। देखिएगा आप, ये मैग्नीशियम है, धातु है, मैग्नीशियम धातु के साथ दो कार्बनिक समूह जुड़े हुए हैं, बेंजीन वलय है, और हम ये देख रहे हैं कि बेंजीन वलय में भी 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, इसको नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो बेंजीन की या फेनिल की 2, 4, 6 पोजीशन पर क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। अब इस अकेले समूह का नाम लिखेंगे तो 2, 4, 6 ट्राई क्लोरोफेनिल होगा। चूंकि नाम में ट्राई जुड़ा हुआ है, अतः दोनों की संख्या बताने के लिए हम बिस काम में लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बिस, फिर कोष्टक में नाम लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई क्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। बिस लगाकर एक समूह का नाम लिख देंगे तो अपना आप ये डबल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बिस 2, 4, 6 ट्राई क्लोरोफेनिल मैग्नीशियम आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि किसी कार्बनिक समूह के नाम में डाई, ट्राई हो तो इनकी संख्या को बिस, ट्रिस आदि पूर्वलग्न से लिखते हैं। नेक्स्ट और देखिएगा, इसमें दो समूह साइक्लोपेंटाडाइनाइल के जुड़े हुए हैं और आयरन जुड़े हुए हैं, तो इसका साधारण नाम तो फेरोसिन होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा दो समूह जुड़े हुए हैं और ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब चूंकि इसके नाम में डाई जुड़ा हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो इन दोनों की संख्या दिखाने के लिए हम बिस काम में लेंगे, तो क्या लिखेंगे, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट यदि इस यौगिक का नाम लिखा जाए तो ये नंबर 1 है, 2, 3, 4 फेनिल समूह के 4th पोजीशन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे डाई 4 क्लोरोफेनिल मरकरी, डाई 4 क्लोरोफेनिल मरकरी।
अगला पॉइंट है ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े हो तो उन्हें हम मिश्र कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। और इनका नामकरण करते समय पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं, फिर धातु का नाम और बाद में अकार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है। जैसे देखिएगा, ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। एथिल कार्बनिक समूह है, ये धातु है या कार्बनिक समूह है। चूंकि मैग्नीशियम के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मिश्र कार्बधात्विक यौगिक है। लेकिन नामकरण करते समय पहले कार्बनिक समूह एथिल का नाम लिखेंगे, फिर धातु मैग्नीशियम का नाम लिखेंगे, फिर अकार्बनिक समूह ब्रोमाइड का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी प्रकार डाइमेथिल टिन डाइक्लोराइड नाम है। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण करते समय हम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले धातु का नाम लिखते हैं और फिर कार्बोनिल समूहों की संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिख दिया जाता है। यदि कार्बोनिल समूहों की संख्या ज़्यादा है तो नाम के आगे डाई ट्राई आदि पूर्व लग्न लिख दिए जाते हैं। ये कार्बोनिल धातु कार्बोनिल यौगिक है। इसमें पहले धातु का नाम, तो आयरन, अब चूंकि 5 कार्बोनिल है इसलिए पेंटा और कार्बोनिल, तो आयरन पेंटा कार्बोनिल। निकिल टेट्रा कार्बोनिल। क्रोमियम 6 कार्बोनिल, तो हेक्सा कार्बोनिल। डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। इस तरीके से इनका नाम लिख दिया जाता है। सिलिकॉन की कार्बधात्विक यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड अथवा सिलेन का व्युत्पन्न मानते हुए इनका नाम लिखते हैं। इसमें भी कार्बनिक अथवा अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह उपस्थित हो तो उपरोक्त नियमों के अनुसार पहले कार्बनिक समूह, फिर अकार्बनिक समूह व अंत में सिलेन शब्द लिख दिया जाता है। देखिएगा, ये 4 मैथिल समूह है, तो टेट्रा मैथिल सिलेन। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेन लिखेंगे लास्ट में, सिलिकॉन नहीं लिखेंगे, क्योंकि SiH4 को हम सिलेन बोलते हैं या सिलेन हाइड्राइड बोलते हैं, सिलिकॉन हाइड्राइड बोलेंगे। और इन यौगिकों को हम SiH4 का व्युत्पन्न मानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन हटाकर हमने कार्बनिक समूह जोड़े हैं। तो टेट्रामेथिल सिलेन, डाइमेथिल सिलेन, डाइमेथिल डाइक्लोरो सिलेन और ट्राइमेथिल सिलेन। ट्राइमेथिल सिलेन भी लिख सकते हैं या ट्राइमेथिल सिलिकॉन हाइड्राइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।